मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 12th क्लास के आपकी शीत युद्ध का दौर पढ़ा था। राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, राजनीतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा, वो हम पढ़ रहे थे आपके। और इस क्लास में भी हम वही शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। उसके बारे में गुटनिरपेक्षता के बारे में हम पढ़ चुके थे अब तक, और गुटनिरपेक्षता की नीतियों का हम अभी भी आगे आगे उसके क्या क्या प्रासंगिक है, क्योंकि हम ये जान चुके थे, हम ये समझ चुके थे कि जो गुटनिरपेक्षता है वो आज के वर्तमान समय में भी क्या है, प्रासंगिक है। इसलिए हम उसका अध्ययन आज की क्लास में करेंगे कि गुटनिरपेक्षता कैसे कैसे संस्था पर वो आई थी उभर कर, किस द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था, कैसे कैसे कौन कौन से इसमें राष्ट्र सम्मिलित थे, कौन इसके संस्थापक राष्ट्र थे। हेडिंग है ही आपकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति थी, आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में इतना ही बताया था आपको कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है, क्या है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों के गुट में शामिल न होने की नीति है। गुटनिरपेक्षता क्या थी? महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने की नीति। लेकिन शामिल न होने से मतलब, शामिल न होने का मतलब यहां यह नहीं है कि गुटनिरपेक्षता के द्वारा भारत या उसके जो भी संस्थापक जो राष्ट्र थे वो अंतरराष्ट्रीय नीति से या अंतरराष्ट्रीय राजनीति से खुद को पृथक कर रहे थे या अलग कर रहे थे। तब विश्व के जो अन्य राष्ट्र इनके गुटों में जो सम्मिलित हो रहे थे, और शीत युद्ध में क्या हो रहा था, उसका प्रसार हो रहा था। शीत युद्ध में क्या हो रहा था, उसका प्रसार हो रहा था। लेकिन जब भारत और गुटनिरपेक्ष में जो सम्मिलित जो राष्ट्र थे वो उसके द्वारा इस नीति में कम करने या फिर शीत युद्ध की स्थिति को समाप्तिकरण की ओर अग्रसर किया गया था गुटनिरपेक्षता के द्वारा। आपने पढ़ा भी था कि शीत युद्ध की जैसी स्थिति में जब विश्व दो ध्रुवों में बटा था तब उसको चुनौती किसके द्वारा दी गई थी? गुटनिरपेक्षता के द्वारा दी गई थी। आपके 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अब पढ़ेंगे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। देखिए, आपको यदि कंटिन्यू समझना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तो आपकी ये सीरीज जो चल रही है आपकी राजनीतिक विज्ञान की P7 ऑनलाइन एजुकेशन मंच पर जो चल रही है उसको आप शुरू से देखें और समझें। आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आप इसकी परिकल्पना कर सकेंगे ये किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे ये समाप्तिकरण हुआ, और विश्व जो दो ध्रुवों में बटा था उसका कैसे समाप्तिकरण हुआ, वो कैसे बटा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जोसेफ ब्रॉस टीटो। भारत देश भी इसका सदस्य था। 5 राष्ट्रों को इसका संस्थापक राष्ट्र माना जाता है। लेकिन अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले कौन से? जोसेफ ब्रॉस टीटो। 1892 से 1980 तक, 1892 से 1980 तक। देखिए, युगोस्लाविया के शासक कहां के थे? ये युगोस्लाविया राष्ट्र जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्र था, उसके ये संचालक थे, शासक थे, आप बोल सकते हैं इसको, राष्ट्रनायक थे, वहां के ये राजनेता थे। युगोस्लाविया के शासक कब तक थे ये? 1940 से 80 तक, 1940 से 80 तक। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनकी भूमिका क्या रही थी? आप सबने ये पढ़ चुके हैं, या फिर मैं बता देता हूं आपको कि शीत युद्ध की जो स्थिति है वो कब बनी थी? शीत युद्ध की स्थिति बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में, जब ये दो महाशक्तियां एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ आके खड़ी हो गई थी। खड़ी होने से मतलब अब एक दूसरे के अंगेस्ट हो गई थी अपनी आइडियोलॉजिकल स्थिति को। ये शीत युद्ध आइडियोलॉजिकल वॉर था, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया था। ये इसमें छोटे मोटे संघर्ष तो हुए, लेकिन ऐसा वास्तविक संघर्ष नहीं हुआ कि वो परमाणु युद्ध या परमाणु हथियारों के प्रयोग में तब्दील हो जाए, या आप बोल सके उसको कि तीसरे विश्व युद्ध के रूप में से बचा रहा था। ऐसे इसको क्या बोला गया था? शीत युद्ध बोला गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो तासीर थी वो ठंडी रही थी, क्योंकि दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे की शक्ति का अंदाजा था, और इसलिए वो जानते थे कि यदि हम दोनों के मध्य युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं हम
ऐसे युद्ध की पूरे समूचे विश्व को ऐसे युद्ध की चपेट में ले देंगे कि पूरा विश्व विनाश हो जाएगा, विश्व विध्वंस हो जाएगा। ऐसे में आपको मैं बताऊं, इसमें बातें दो तरह की चलती हैं कि शीत युद्ध के मध्य क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए, और द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी क्या क्या भूमिका थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध की स्थिति बनी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जर्मनी के खिलाफ क्या थे, ये लड़े थे। तो आप बोल सकते हैं ये ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ ना होकर किसके साथ थे, मित्र राष्ट्रों के साथ थे। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका और सोवियत संघ भी साथ थे। आपको पता होगा पहले ये साथ थे, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, तभी शीत युद्ध की स्थिति बनी थी। तो ये इनकी क्या भूमिका थी, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, जर्मनी के खिलाफ जरूर लड़े थे ये, लेकिन जो साम्यवादी व्यवस्था का सोवियत संघ था उससे इन्होंने दूरी बना के रखी थी। युगोस्लाविया में एकता कायम की, इन्होंने युगोस्लाविया में एकता कायम रखी थी। अब है हमारे सेकंड, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964, 1889 से 1964 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री। कब तक थे ये, 1947 से 64 तक, 1947 से 1964 तक। एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किए थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एशियाई एकता, जो एशिया जो महाद्वीप है, जो एशियाई जो देश हैं, उनकी एकता के लिए इन्होंने वर्क किया था, इन्होंने काम किया था। अनौपनिवेशीकरण के लिए वर्क किया था। मैंने आपको बताया था उपनिवेशीकरण से ऐसा जो विकसित जो राष्ट्र थे उनके जो गुलाम देश थे, या फिर बोल सकते हैं कि हम के राष्ट्रों जो पश्चिमी जो देश थे वो उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते थे। आप बोल सकते हैं सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में कि जो पश्चिमी विकसित जो देश हैं उनका जो कंट्रोल था, उनको आप बोल सकते हैं कि उनको एक चैलेंज बतौर एक चुनौतीपूर्ण दे के सहस्तित्व सभी राष्ट्रों का एक अपना आप बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान के लिए इन्होंने वर्क किया था। निरस्त्रीकरण से आशय आप समझ रहे होंगे, जो हथियारों की जो होड़ लगी हुई थी शीत युद्ध के दौरान, उसमें हथियारों के पर लगाम लगाने के प्रयास भी इन्होंने किए थे। विश्व को शांतिपूर्ण सहस्तित्व की वकालत की धारणा बताइए, आप बोल सकते हैं कि विश्व में शांतिपूर्ण सहस्तित्व को बढ़ावा दिया। शांतिपूर्ण सहस्तित्व से आशय है कि सब राष्ट्र ऐसा न करें, जो विकसित जो राष्ट्र हैं, कि युद्ध द्वारा या फिर अपने ताकत को दिखाते हुए जो छोटे मोटे राष्ट्र हैं उन पर आप बोल सकते हैं कि उनमें हस्तक्षेप करें या उनको अपने कंट्रोल में ना लेते हुए सभी को अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपने अस्तित्व की परिकल्पना करनी चाहिए। सभी का अपना एक एकाधिकार अंतरराष्ट्रीय मंच पर होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय फलक पर सभी को अपनी पहचान कायम करनी चाहिए। सभी देश अपना सहस्तित्व रखें, संप्रभु रूप रखें। इसके लिए इन्होंने आप बोल सकते हैं प्रयास किए थे। देखिए, दो पढ़ चुके हैं हम गुटनिरपेक्षता के संस्थापकों में। तीसरे हैं हमारे गमाल अब्दुल नासिर। कौन है? गमाल अब्दुल नासिर। 1918 से 70 तक मिस्र के शासक। कहां के? 1970 तक ये मिस्र के शासक रहे थे। 1918 से 70 तक ये जन्मकाल मृत्युकाल है इनका, और सन 1970 तक ये मिस्र के शासक रहे थे। तो आप बोल सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों में मिस्र भी संस्थापक राष्ट्र कहलाता है। और इसके जो राजनेता थे, इसके जो शासक थे, गमाल अब्दुल नासिर। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इनका जो वर्क दिया गया है, इसका जो मुख्य इनका जो वर्क बताया गया है, इनका जो कार्य बताया गया है, जो अरब राष्ट्रवाद हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरब के जो देश हैं, जो समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था। देखिए, इसकी वजह से सन 1956 में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हुआ। इनकी वजह से 1956 में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हुआ था। देखिए, अब चौथा पढ़ रहे हैं हम, फोर्थ व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं। देखिए, सुकर्णो व्यक्तियों जो हम पढ़ रहे हैं चौथा, उनका नाम क्या है? सुकर्णो। 1901 से 1970, 1901 से लेकर 1970 तक इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। कब तक थे? 1945 से लेकर 1965 तक। बोल सकते हैं आप इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे सुकर्णो।
और राष्ट्रपति जो इनका कार्यकाल रहा है वो 1945 से 1965 तक रहा। और इनका वर्क स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया इन्होंने। स्वतंत्रता इंडोनेशिया में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका नेतृत्व उसकी लीडरशिप की थी। समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध, साम्राज्यवाद और समाजवाद के विरोध किया था तो उसके लिए प्रतिबद्ध थे। बांडुंग सम्मेलन के आयोजक, बांडुंग में सम्मेलन हुआ था उसके आयोजक। सैनिक विद्रोह में तख्ता पलट हुआ। इनका जो तख्ता, ये राष्ट्रपति जो बने थे, इनका जो तख्ता पलट हुआ था वो सैनिक विद्रोह, वहां की जो मिलिट्री थी जो उनका विरोध कर दिया था ऐसे करके, इस कारणवश इनका तख्ता पलट हो गया था। देखिए 4 पढ़ लिए हमने। इनके संस्थापक राष्ट्र में मैंने बताया था 5 आते हैं। अब पढ़ेंगे घाना के वामे एनक्रूमा। वामे एनक्रूमा ये घाना के हैं। 1909 से 1972 तक, 1909 से लेकर बोल सकते हैं आप 1972 घाना के पहले प्रधानमंत्री थे ये। कब तक थे इनका कार्यकाल, कब तक का है, 1952 से लेकर 1966 तक। आजादी की लड़ाई के अगुवा थे ये, वहां की जो आजादी की लड़ाई थी उसकी लीडरशिप थी। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर थे ये। नव उपनिवेशवाद का विरोध किया था इन्होंने। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्ता पलट हुआ था। वही कारण जो मिलिट्री जो तो वहां का जो विद्रोह था, जो वायलेंस था, उन्होंने इसके उस कारण बस इनका क्या हुआ था, जो लीडरशिप जो आप बोल सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जो पद था वो छिन गया था, तख्ता पलट हो गया था। सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT। अब पढ़ेंगे हम सीमित परमाणु परीक्षण संधि। मैंने आपको बताया था कि जब शीत युद्ध की स्थिति, गुटनिरपेक्षता की ऐसी भूमिका बढ़ी, या बोल सकते हैं कि विश्व के अन्य देशों को यह पता लगने लगा कि इस स्थिति को समाप्त होने लगा, और खुद जब महाशक्तियों को यह एहसास होने लगा कि हमारी ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है कहीं ना कहीं हमको तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर कर रही है, और कहीं ना कहीं विश्व विध्वंस की ओर अग्रसर हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी युद्ध जब स्थिति बन गई तो समूचा विश्व इसका परिणाम भुगतेगा। तो ऐसे में करके महाशक्तियों को एहसास हो गया कि हमको क्या करना चाहिए, ये स्थिति को कम करना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कुछ प्रयास किए थे। परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों पर जो वर्चस्व बना हुआ था, बोल सकते हैं उनके जो भंडारण हो रहा था, उनका जो उनमें ग्रोथ हो रही थी, उसको रोकने के लिए कुछ अस्त्र परिसीमन की इन्होंने क्या की थी, संधियां की थी, कुछ बैठकें हुई थी, उसमें मिलकर इनके फैसले हुए थे, जिसमें इनको बताया गया था कि परमाणु के प्रयोग पर क्या लगाई जानी चाहिए, पूर्णतः रोक लगानी चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर लगाम कसी जानी चाहिए। और इसके लिए कुछ संधियां हुई थी जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। देखिए, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने, आप देखिए ये जो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि है, इसको आप ये बोल सकते हैं। देखिए मैं बात बताऊं आपको थोड़ा सा, ये किस से रिलेट थी या किससे इसका जुड़ाव था, क्या क्या इसके, ये क्यों की गई थी ये, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, वायुमंडल। अब ये जो संधि की गई थी, ये क्या इसका वर्क था, इसकी क्या परिणतियां थी, ये क्या क्या किस वर्क कर रही थी, किस तरह से ये काम करती, या कि ये संधि जो हुई किस लिए की गई, तो ये हुई किस लिए, वायुमंडल, एक बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर जो परमाणु हथियारों के परीक्षण किए जा रहे थे उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई थी। सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये की गई थी किस लिए, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर जो परमाणु परीक्षण किए जाते, परमाणु हथियारों के जो परीक्षण किए जाते थे उस पर रोक, पूर्णतः प्रतिबंध या अंकुश लगाने के लिए की गई थी। इसका जो ये संधि किस किस के मध्य हुई थी, यह संधि अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने की थी। बोल सकते हैं USA एंड USSR, और ब्रिटेन इसमें सम्मिलित था। कहां हुई थी, मास्को में हुई थी। कहां हुई थी ये, मास्को में हुई थी। 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे।
5 अगस्त बोल सकते हैं आप इसको, 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। ये जो संधि हुई थी इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इस पर हस्ताक्षर हुए किस किस के द्वारा, यूएसएसआर, यूएसए एंड ब्रिटेन, यूके ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और कब किए थे? 5 अगस्त 1963 को किए थे। 5 अगस्त 1963 पर इस पर हस्ताक्षर हुए थे। दो डेट हमको ध्यान रखनी है, कब इस पर हस्ताक्षर हुए, ये संधि किस किस के मध्य हुई, किस लिए हुई, और ये किस डेट पर इस पर हस्ताक्षर हुए। और एक डेट ध्यान रखनी है हमको कि ये कब लागू हुई, आप बोल सकते हैं कब से ये प्रभावी हो चुकी थी। हस्ताक्षर हुए, कब इन पर बैठक हुई और उस पर हस्ताक्षर हो गए, और वो कब प्रभावी हुई। दो डेट ध्यान रखिए, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर जो परमाणु हथियारों का परीक्षण होता था उस पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए ये की गई थी। और अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य हुई थी, मॉस्को में हुई थी। और 5 अगस्त 1963 पर इस पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और आप बोल सकते हैं कि 10 अक्टूबर 1963 को यह प्रभावी रूप से लागू हो चुकी थी। 10 अक्टूबर 1963 को यह प्रभावी हो चुकी थी। लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में मैंने बता दिया। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि है। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, बोल सकते हैं आप इसको, यूएसए, यूके एंड यूएसएसआर ने इस पर मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और 10 अक्टूबर 1963 को यह प्रभावी हो गई थी। परमाणु अप्रसार संधि अगली है एनपीटी। आप इसको बोल सकते हैं परमाणु अप्रसार संधि। सेकंड है आपकी परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए ये जो ट्रीटी है, ये जो संधि है, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, आप इसको एनपीटी बोलेंगे, परमाणु अप्रसार संधि। जो परमाणु हथियारों का जो प्रसार था, उसका जो बढ़ावा था, उसको कम करने के लिए की गई थी। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार, एटॉमिक जो बॉम्ब्स थे, वो रखने की अनुमति देती थी। ये जो संधि है आपकी एनपीटी, यह संधि किसको परमिशन दे रही थी? जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, जो परमाणु शक्ति संपन्न जो देश थे, उनको ही परमाणु हथियार देने की अनुमति देती थी, अदर को नहीं, अन्य कोई किसी राष्ट्र को नहीं ये परमिशन देती थी। उसको ये अनुमति किसको दे रही थी? ये केवल उसको ही अनुमति थी जो इसमें एटॉमिक हथियार रखने की, जो परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र थे, और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। ये जो परमाणु जो हथियार थे उनको रखने की जो अनुमति थी वो किसके पास थी? जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे। और रोकती किसकी थी? जो इससे विहीन थे, जो इसको हासिल करना चाहते थे, या बोल सकते हैं उनके पास में जो वो थे नहीं, उनको रोकती थी। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना गया। किसको? परमाणु शक्ति। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो संधि आपकी परमाणु अप्रसार जो संधि है, ये संधि किसको हथियार, परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है? एटॉमिक बॉम्ब्स रखने की अनुमति किसको दे रही है? परमाणु शक्ति संपन्न देशों को, अन्य को नहीं। अब आप ये सोचें कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कौन से थे, तो वो कौन से हैं? देखिए इसमें समझेंगे हम। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहा गया। किसको? कि जो जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। यह आप बोल सकते हैं कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र किसको माना गया था? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। देखिए मैं आपसे ये कह सकता हूं कि या तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर ये महाशक्तियों की क्या थी, एक प्लानिंग ऐसी थी कि जो अदर जो देश हैं, भारत जैसे कुछ विकासशील जो राष्ट्र थे, जो उभर कर आ रहे थे अंतरराष्ट्रीय फलक पर एक नेता के रूप में, एक संचालक के रूप में ऐसे उभर के आ रहे थे, अपनी पहचान बना रहे थे, समग्र पहचान बना रहे थे। ऐसे में महाशक्तियों को यह लगने लगा था कि क्या करना चाहिए,
परमाणु हथियारों के पर रोक लगा देनी चाहिए, जिससे कि अन्य जो राष्ट्र हैं, जो विकसित जो महाशक्तियां थी, जो अन्य राष्ट्र, इन्हीं के पास में परमाणु शक्ति संपन्न ये राष्ट्र थे, इन्हीं के पास में परमाणु हथियार थे, तो इनको लगा कि अन्य राष्ट्र इसका परमाणु हथियारों पर क्या नहीं कर पाए, प्रयोग नहीं कर पाए, परमाणु हथियारों को प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे में हमें रोक लगा देनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन इसमें जो ये इसके प्रचार और प्रसार में ये एक आप राजनीति बोल सकते हैं, ये हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय फलक को एक राजनीति बोला जा सकता है इसको। लेकिन ये जो 1 जनवरी 1967 1967 पहले जो उससे हुआ था, 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था या अन्य कोई विस्फोटक के द्वारा परमाणु शक्ति को हासिल कर लिया था, उन्हीं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था, अन्य किसी को नहीं। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश, अब कितने राष्ट्र थे? 5। अमेरिका, यूएसए, सोवियत संघ जो कि बाद में रूस बन गया, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस आया था, हम बोल सकते हैं यूएसएसआर, और ब्रिटेन। रूस को भी हम परमाणु शक्ति संपन्न उस टाइम पे मान सकते थे क्योंकि उससे उत्तराधिकारी के रूप में था। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। परमाणु शक्ति से संपन्न किस किस को माना गया था? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। बोल सकते हैं आप अमेरिका, सोवियत संघ, यूके, फ्रांस और चीन को क्या माना गया था? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना गया था। इन्हीं को अनुमति थी परमाणु शक्ति ये रख सकते हैं। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। आप बोल सकते हैं यह जो संधि है 1968 को अमेरिका के वाशिंगटन, बोल सकते हैं ब्रिटेन के लंदन, यूके के लंदन, और ये जो सोवियत संघ था वहां का जो मॉस्को था वहां पर इस पर हस्ताक्षर 3 जगह हस्ताक्षर हुए थे। 1 जुलाई 1968 को 3 जगह हस्ताक्षर हुए इस पर। यह संधि 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई थी। कब हुई थी कारगर रूप में? 5 मार्च 1970 में यह प्रभावी रूप से लागू हुई थी। आप बोल सकते हैं ये कारगर हुई थी 5 मार्च 1970 को। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। यह जो संधि है 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई थी। यह संधि 1995 में अनियत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए, जिसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं, उस काल के लिए क्या हुआ? यह बढ़ा दिया गया था, इसका समय बढ़ा दिया गया था। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, साल्ट 1। अब ये जो संधियां उन्हीं का एक बोल सकते परिणतियां थी, ये उन्हीं में ये वार्ताएं, बैठकें जो हुई थी। तो इसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। कब हुआ? नवंबर में, 1969 के नवंबर में। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें क्या क्या समझौते हुए थे? 26 मई 1972 को, बोल सकते हैं कि 26 मई 1972, 26 मई 1972 को इसके दौरान क्या क्या समझौते हुए थे? ये जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स है, इसका सॉल्ट 1 है, चरण है, पहला चरण है इसका, 1969 के नवंबर में शुरू हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ? सोवियत संघ के नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के थे राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जो कि मॉस्को में हुआ था। और 26 मई 1972 को देखिए क्या हस्ताक्षर हुए थे, क्या समझौते हुए? क्या पहला पॉइंट है परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, एबीएम ट्रीटी, परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि। दूसरा है सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता था। ये अंतरिम समझौता था, ये 3 अक्टूबर 1972 में प्रभावी हुई थी। ये जो बातें थी ये कब से लागू हुई? बोल सकते हैं 3 अक्टूबर 1972 को। बोल सकते हैं आप इसको कि ये कब से प्रभावी हुआ था? तो आप बोल सकते हैं 3 अक्टूबर 1972 या 1972 में। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, साल्ट बोल सकते हैं सेकंड, ठीक है। वार्ता का दूसरा चरण सन 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। 1972 के नवंबर में महीने में शुरू हुआ था ये। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर
हस्ताक्षर किए। 18 जून 1979, आप बोल सकते हैं 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, 2 फेज उसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये सामरिक अस्त्र पर न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट 1 या फेज इसका 1 है, चरण पहला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोरबाचेव ने 31 जुलाई 1991 को, अब बोल सकें 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये किसके लिए थी? घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी जो संख्या थी उनमें कमी लाने के लिए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट सेकंड है, फेज सेकंड है इसका। सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। आप बोल सकते हैं इसको कि ये जो है 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर हो चुके थे इस संधि पर। सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में करने से ये संबंधित थी। रूसी राष्ट्रपति थे इसमें बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट में जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे वो गोरबाचेव थे और सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति गोरबाचेव थे मिखाइल गोरबाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। शीत युद्ध का घटनाक्रम। अब तक ये जो संधियां हुई थी ये हुई थी शीत युद्ध को समाप्तिकरण के दौरान, और शीत युद्ध को आप बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो परमाणु हथियारों को कम करने के लिए ये संधियां की गई थी। अब पढ़ेंगे हम शीत युद्ध का घटनाक्रम। हमने जो अब तक पढ़ा वो शीत युद्ध का घटनाक्रम ही था, लेकिन शॉर्ट में हम इतना जानेंगे कब कब किस वक्त कौन कौन सी घटना मुख्यतः हुई थी, क्या क्या मुख्य घटना थी। देखिए 1947 साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत था। 1947 को साम्यवादी विचारधारा जो कि सोवियत संघ की थी उसको रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि आप बोल सकते हैं पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाला अमेरिका था, उसके जो राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। कौन थे वो? हैरी एस ट्रूमैन। वो साम्यवाद को रोकने के बारे में उन्होंने एक नीतियां थी, एक बोल सकते हैं, तो उसी को अमेरिकी जो हैरी एस ट्रूमैन, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन का साम्यवाद को रोकने के बारे में जो सिद्धांत था उसी को ट्रूमैन का सिद्धांत कहा जाता। 1947 से 52 तक के बीच में मार्शल प्लान चलाया गया था। मार्शल प्लान क्या था? एक आर्थिक योजना थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता थी। आप ये दोनों जो बातें दी गई ये मुख्य बातें हैं आपकी चैप्टर की। मुख्य बातें कैसे हैं? मुख्य बातें इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि आप इसलिए कह सकते हैं इस चीज को कि इन्होंने आग में घी डालने का काम किया था। इन बातों ने वो कैसे किया था? वो ऐसे किया था, आप बोल सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1947 में, दौरान क्या, खत्म होने के बाद में 1947 में साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने जो नीतियां फॉलो की उन्हीं को, उनका जो सिद्धांत कहा रहा साम्यवाद को रोकने के लिए, उसी को ट्रूमैन का सिद्धांत कहा गया। जब साम्यवादी विचारधारा का फैलाव या प्रचार प्रसार को रोकने की कोशिश की अमेरिका ने, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ को यह बुरा लगा। आप बोल सकते हैं सोवियत संघ भी उसके खिलाफत करने लगा। दूसरी बात, ये 1947 का घटनाक्रम हुआ। 1947 से 52 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्शल प्लान के दौरान एक आर्थिक योजना थी जिसमें पश्चिमी यूरोप के जो पुनर्निर्माण, पश्चिमी यूरोप के जो कंट्रीज थी, पश्चिमी यूरोप के आप बोल सकते हैं जो देश थे, उनके आर्थिक योजनाबद्ध करने के लिए, उनको उनकी ग्रोथ कराने के लिए, उनके पुनर्निर्माण में अमेरिका ने सहायता की। अब ऐसे में सोवियत संघ को यह बुरा लगा क्यों पूर्वी यूरोप का हिस्सा उसके वर्चस्व के अंदर था। ऐसे में उसको बुरा लगा कि ये अपना जो हिस्सा है उसी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों बातों ने आग में घी डालने का काम किया था। ऐसे करके शीत युद्ध की स्थिति धीरे धीरे पनपी थी। 1948 से 49 तक, 1948 से 1949 तक सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई थी। जो सोवियत संघ था उसने बर्लिन की घेराबंदी कर ली थी। मैंने आपको बताया था जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, उसकी घेराबंदी किसने कर ली थी? सोवियत संघ के द्वारा। उसी की एक परिणति रही थी कि बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी गई थी, बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी।
ऐसे ऐसे ये शीत युद्ध का घटनाक्रम है। शीत युद्ध कैसे कैसे मुख्य बातों की तरफ एक घटनाक्रम की ओर बढ़ता गया था, क्या क्या घटनाक्रम उसमें घटित हुए थे। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। अब ये घेराबंदी के दौरान, इसी दौरान क्या किया था, जो अमेरिका और उसके जो साथी देश बोल सकते हैं आप, ब्रिटेन और फ्रांस थे, जिनमें आपको मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब जर्मनी और जापानी ये जो हार गए थे, उसके बाद में जापान के ऊपर तो परमाणु हमला कर दिया गया था और जर्मनी का क्या कर दिया गया था, बंटवारा कर लिया गया था। जर्मनी का बंटवारा कर लिया गया था। ये आपके चैप्टर में थोड़ा सा है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जर्मनी का बंटवारा किया गया था, सोवियत संघ को एक हिस्सा दे दिया गया था और एक हिस्सा बटा था किस किस के मध्य, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। उसी प्रकार से अमेरिका जो बर्लिन की जो जर्मनी की जो राजधानी थी उसको भी 4 हिस्सों में बांट लिया गया था। कैसे बांटा गया था, एक हिस्सा था जो अधिकतर जो पूर्वी जो जर्मनी था वो था सोवियत संघ के पास में, और पश्चिमी जो जर्मनी था वो था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के पास में। उसी प्रकार से बर्लिन किया कर दिया गया था, 4 विभाजन कर दिए गए थे। तो उस जो हिस्से बर्लिन के जो हिस्से अमेरिका और अन्य जो उसके साथी जो राष्ट्र थे ब्रिटेन और फ्रांस, उसके हिस्से में जो आए थे, तो वहां के नागरिकों को उसने जो आपूर्ति भेजी थी, जो मदद भेजी थी, वो उसको किसने उठा लिया, सोवियत संघ ने अपने विमानों से वहां से उठा लिया। ऐसे में फिर ये तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि घेराबंदी कर ली थी बर्लिन की सोवियत संघ ने। 1950 से 53, 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध हुआ था। कोरिया का विभाजन जो हमारा तो कोरिया युद्ध के दौरान हुआ था, ये शीत युद्ध के दौरान ही हुआ है। 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई थी। अब फ्रांस की हार, इसका मतलब कि अमेरिका की, क्योंकि फ्रांस किसके साथ था, अमेरिका के साथ में था। तो वियतनाम में फ्रांस की हार हो गई। जिनेवा समझौता हुआ था, एक हस्ताक्षर, उस पर हस्ताक्षर हुए 1954 में भी। 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन हुआ और सीएटो का क्या हुआ था, गठन हुआ था। सीएटो का गठन हुआ था। मैंने आपको बताया था कि वियतनाम का शीत युद्ध के दौरान वियतनाम एक जो छोटा सा देश था उसका विभाजन कर दिया था, बाद में ये विभाजन समाप्त भी हो गया। शीत युद्ध के दौरान जो भी विभाजन हुए सभी समाप्त हो गए थे, एक कोरिया को छोड़कर। मैंने आपको बताया कि 17वीं समांतर रेखा के दौरान क्या कर दिया गया, उसका विभाजन कर दिया गया और सीटों का गठन हुआ था। मैंने आपको बताया था अमेरिका के द्वारा 3 मिलिट्री अलायंस चलाए गए थे, नाटो, सीटो और सेंटो। तो इसमें सीटों को गठन कर दिया गया था 1954 में। देखिए 1954 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, फ्रांस की हार हो चुकी थी। अब 1954 से 75 अमेरिका पहुंच गया उसमें हस्तक्षेप करने के लिए। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में से सेंटो के नाम से जाना गया था। मैंने आपको बताया था अमेरिका के द्वारा वेस्टर्न अलायंस बोल सकते हैं, पश्चिमी गठबंधन बोल सकते हैं। इसमें 3 किए गए थे, नाटो, सीटो और सेंटो। जो सेंटो है उसका पहला नाम था बगदाद था उसका पहला नाम, और बाद में इसका क्या हुआ था, सेंटो रख दिया गया था 1955 में। देखिए अगला है 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। हंगरी में किसने हस्तक्षेप कर दिया, सोवियत संघ ने 1956 में। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण क्यूबा में, और 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई, जो घेराबंदी की थी अब वो बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी। बर्लिन की दीवार क्यों खड़ी की गई थी यह भी मैंने आपको बताया था। सोवियत संघ के द्वारा इसलिए की गई थी कि पूर्वी जो यूरोप है या पूर्वी जो गठबंधन है, जो साम्यवादी जो गठबंधन जो क्षेत्र था, उस पर पश्चिमी क्षेत्रों का प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसने ये दीवार खड़ी कर दी थी 1961 में। 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट। अब जो ये क्यूबा में जो अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स का 1961 में जो आक्रमण हुआ था बे ऑफ पिग्स पर क्यूबा में, तो अब 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट बन गया था। क्यूबा का मिसाइल संकट कैसे आया था मैंने भी आपको बता दिया था। क्यों क्यूबा का मिसाइल संकट कैसे हुआ था मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सोवियत संघ द्वारा अपना परमाणु हथियार केंद्र या परमाणु हथियारों का अड्डा किस कहां बनाने की तैयारी की जा रही थी, अमेरिका के तटीय द्वीपीय देश क्यूबा के पास में। अब क्यूबा में वो जब तैयारी की जा रही थी वहां उसने हथियार भी तैनात कर दिए। उसके 3 हफ्ते बाद
जब अमेरिका को यह घटनाक्रम पता लगा तो अमेरिका ने अपनी एक नीति बनाई और उसका विरोध करने के लिए अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और सोवियत संघ के जहाजों को रोक लिया। जब ये एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए, एक दूसरे के सामने स्थिति, तो समूचे विश्व को क्या लगा था कि अब युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। बाद में वो दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे से पीछे हटने का फैसला ले लिया। सोवियत संघ ने अपने हथियार हटा लिए थे और अमेरिका भी पीछे हट गया था। 1965 डोमिनिक रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया डोमिनिक रिपब्लिक में, गणतंत्र में, डोमिनिक गणतंत्र में। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। और 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के चीन दौरे को इसका घटनाक्रम क्यों कहा गया? 1962 में अमेरिका द्वारा चीन का जब ये दौरा किया गया, वो इसलिए घटनाक्रम कहा गया है क्योंकि साम्यवादी चीन किसके खेमे में था? पहले सोवियत संघ के साथ। लेकिन एक भूमिगत मसले को लेकर इनके मध्य क्या हुआ था? एक झड़प हुई थी, छोटा सा युद्ध भी हुआ था। ऐसे में करके चीन का गुपचुप दोस्ती कह सकते हैं, चीन की जो गठबंधन था वो किसके साथ हो गया था? अमेरिका के साथ में। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने जब ये चीन दौरा किया, ये तो समूचे विश्व के सामने एक घटनाक्रम के रूप में उभर के आया था। 1968 से लेकर 1989 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप हुआ। 1978 में 1989 तक कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। और इसमें बोल सकते हैं 1979 से 89 तक, 1979 से 1989 तक, 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। और 1985 में गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1985 में मिखाइल गोरबाचेव सोवियत संघ के क्या बने थे? राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति। और उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्होंने जो वहां की सोवियत संघ के जो स्थितियां बिगड़ रही थी सोवियत संघ में, सोवियत संघ के दौरान हथियारों की होड़ लगी हुई थी, उनमें सुधारों के प्रयास किसने किए थे? मिखाइल गोरबाचेव ने स्टार्ट किए थे 1985 में। और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1989 में बर्लिन में जो दीवार खड़ी की गई थी सोवियत संघ के द्वारा, वो दीवार गिरा दी गई। वहां की आम जनता ने गिराया था, क्योंकि वहां के जो आम नागरिक थे वो वहां की जो सरकार जो थी, पूर्वी सरकार थी, जो पूर्वी गठबंधन की, पूर्वी यूरोप की, उसका विरोध कर रहे थे। 1990 जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का विभाजन हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जो दो विभाजन कर दिए गए थे, वो 1990 में समाप्त हो गया और जर्मनी क्या हो गया? एकीकरण हो गया। क्योंकि दीवार गिरा दी गई थी बर्लिन की, वहां की जो आम जनता ने वो जब विरोध कर दिया तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में कर दिया गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था, शीत युद्ध की समाप्ति परिणति के रूप में उभर कर आई थी। आप बोल सकते हैं कि सोवियत संघ की समाप्ति हो गई थी, उसका जो वहां के आम नागरिक थे, हथियारों की होड़ लगी हुई थी, सोवियत संघ की ग्रोथ, फाइनेंशियल कंडीशन रुक चुकी थी, और धीरे धीरे ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था, वो विघटित हो गया था। जो उसमें जो हिस्से थे वो अलग अलग हो गए थे, जो गणराज्य अन्य जुड़े हुए थे तो वो अलग गणराज्य के रूप में उभर कर आए थे। और शीत युद्ध, जब आप समझ सकते हैं कि जो दो महाशक्तियों के मध्य होड़ थी, दो महाशक्तियों की आइडियोलॉजिकल वॉर थी ये, और जब एक महाशक्ति का क्या हुआ? समाप्तिकरण हो गया, बोल सकते हैं विघटन हो गया, तो ऐसे में आप बोल सकते हैं इसको कि शीत युद्ध का क्या हुआ? समाप्तिकरण हो गया था, शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। क्योंकि जो दूसरी जो स्थिति थी, या बोल सकते हैं दूसरी जो महाशक्ति थी, वो क्या हो गई थी? विघटित हो गई थी, वो टूट गई थी। ऐसे में करके ये शीत युद्ध समाप्त हो गया था। सोवियत संघ के विघटन ने शीत युद्ध की समाप्तिकरण को जन्म दिया। ऐसे में करके ये युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया और आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर यह आपका लास्ट टॉपिक था, ये शीत युद्ध का जो घटनाक्रम था। ऐसे में करके ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आपको ये चैप्टर ये अगर समझना है ढंग से, तो PCYH ऑनलाइन एजुकेशन मंच का जो सीरीज है आपकी फर्स्ट चैप्टर की, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, समकालीन विश्व राजनीति की ये सीरीज है, उसका चैप्टर फर्स्ट के जितने भी पार्ट है वो आप शुरू से देखें, उनको समझें, ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू से एंड तक आप देखेंगे तो इसके जो शुरुआती जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, एक एक, चाहे वो क्यूबा मिसाइल संकट हो, चाहे वो बर्लिन की दीवार हो, इसके जो मुख्य मुख्य घटनाक्रम वो अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं, वो अच्छे से आपको समझ भी आ जाएंगे ऐसे करके। और आपको ये धीरे धीरे ये जो बनी हुई है ये सीरीज बना रहे हैं, हम सेकंड चैप्टर की भी बनाएंगे, उसको भी आप देखिएगा। आप तब तक के लिए फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करें और समझें।